चलो तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और ये 12th का शुरुआत है। थोड़ा सा 12th का शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा कंपेयर कर दूं 11th और 12th में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है ना। देखो 11th का जो भी टॉपिक्स था ना उसको कहीं ना कहीं हम लोग फील कर पा रहे थे, अपन नेकेड आई से देख पा रहे थे। कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था कि कोई भी बॉल को अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉल इस तरीके से मूव करेगा, तो वो तेरे को दिखाई दे रहा है ना, बॉल का मोशन दिखाई दे रहा है कि कितने मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है, कितने दूर जाकर उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, वो तेरे को दिखाई देता है, फील भी होता है कि हाँ बॉल ऐसे जा रहा है। अरे ये बात समझ में, साइकिल चल रहा है, उसका पहिया कितना घूम रहा है ये तेरे को दिखाई दे रहा है, तो फील कर पा रहा है कि हाँ भाई रोड पे चल रहा है। कोई बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो तेरे को फोर्स दिख रहा है कि हाँ भाई फोर्स इतना लग रहा है, इतना मोशन कर सकता है, चलता हुआ रुकता हुआ हर चीज़ दिखाई देता है कि नहीं। तो तुमको ऑलमोस्ट 11th के सारे टॉपिक्स को फील करना बहुत आसान है क्योंकि वो हमें आंखों से दिखाई देता है। पर 12th का जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसमें क्या है कि हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। कहने का क्या मतलब, जैसे मैं करंट पढ़ाऊंगा तो करंट पे आप लोग देखेंगे कि करंट में क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स को कोई आज तक देखा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी देखा नहीं है, केवल डिटेक्ट किया गया मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऐसा पता लगाया गया कि हर एक एटम में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको बाद में नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। पर उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन पढ़ने वाले चार्ज के बारे में, चार्ज को भी किसी ने देखा नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं। पर देखे नहीं है तो अपने को फील नहीं होता है। अरे ये बात समझ में, कभी देखी नहीं तो कहाँ से फील होगा। जैसे तू किसी लड़की को देखा रहेगा या किसी लड़का को देखा रहेगा तभी तुम इसको इमेजिन कर पाएगा ना। उसको किसी को देखा ही नहीं है तो ऐसे थोड़ी उसके प्यार में गिर जाएगा पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। देखे रहोगे तब तुम्हारे दिमाग में आएगी या आएगा। आ रही बात समझ में। तो 12th के टॉपिक्स में जो भी पढ़ेंगे उसको देखे नहीं होते हैं तो अपने को उतना ज़्यादा फील नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा फील करने की कोशिश नहीं करनी है 12th के टॉपिक्स में, बल्कि क्या दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला कौन सा होगा, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, कहाँ कहाँ उसको अप्लाई करके सवाल बनाया जा सकता है। 12th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में मेरा सबसे ज़्यादा रोल रहेगा, टीचर का सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। मतलब मैं तुम्हें बताऊँगा, आपको बस याद रखना है कि अच्छा ऐसा होता है। आपने देखा नहीं है, ना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। आ रही बात समझ में। एक और इम्पॉर्टेंट बात है 12th के लिए कि 12th में जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैकेनिक्स आया हुआ रहता है। लाइक वेक्टर आपको जानना चाहिए, काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम ये सब आना चाहिए, खास करके ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन आना चाहिए, तभी आप 12th के टॉपिक्स में आगे बढ़ पाएंगे। तो जिनका भी 11th बहुत ख़राब रहा हो, जो भी पाप किए हम लोग, कोशिश करेंगे कि 1-2 चैप्टर पढ़ के धो ले उसको। मतलब कम से कम वेक्टर को अच्छे से पढ़ लें, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये सब आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आता होगा तो लिंक में जाइए और पढ़िए, वेक्टर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और जो डाउट हो पूछो, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th का टॉपिक। जैसे कि पहले ही तुम लोग को हम बता चुके हैं कि 12th में नहीं, पूरे फिजिक्स में 11th-12th के पूरे फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया था? 5 पार्ट में। याद करो, सबके डेमो क्लास में ये बताया गया होगा। 5 पार्ट में क्लासिफाई करा गया था, जिसका सबसे पहला पार्ट था मैकेनिक्स, दूसरा था वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 11th का ये दोनों था पार्ट। और 12th में कौन कौन सा पार्ट था बाबू? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 पार्ट 12th में था। कौन कौन सा भाई? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। गेट बंद कर दो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहले ये समझ तो लेते हैं कि टॉपिक का मतलब क्या है, उसके बाद अपन इसके चैप्टर में घुसेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, है ना। लिखना कुछ भी नहीं है, केवल सुनना है ताकि आपको याद हो, लिखवाएंगे आराम से। क्लियर है? चल देख, इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट। इलेक्ट्रो क्या यहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट करता है बेटा इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? अ चार्ज पार्टिकल। वो क्या है बाबू? चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज पार्टिकल्स, एंड डायनेमिक्स मतलब, याद है डायनेमिक्स मतलब क्या होता था ना? कॉज ऑफ फोर्स, है ना। तो अगर चार्ज पे कोई फोर्स लगता है तो क्यों लगता है, कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपने को पढ़ना क्या है यार? चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है?
अब ऑन द डिफरेंट कंडीशन ऑफ चार्ज, चार्ज के डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट चैप्टर को डिफाइन करा गया। चार्ज के डिफरेंट कंडीशन पे क्या डिफाइन किया गया? डिफरेंट चैप्टर डिफाइन किया गया। जैसे अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा, चार्ज मोशन में है तो क्या होगा, चार्ज वेरिएबल मतलब वेरिएबल वेलोसिटी में है, मतलब एक्सेलरेशन में है तो क्या हुआ, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और करीब करीब आपका 3 से 4 महीना केवल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चलेगा, 5 महीना भी लग सकता है। बहुत लंबा लंबा टॉपिक्स है इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, है ना। एनसीईआरटी का समझो कि पूरा पार्ट है इसी में, तो इसको एकदम डिटेल में बढ़िया से पढ़ेंगे अपन। तो सर आप तो ये बोल दिए कि इसमें पढ़ना है चार्ज के बारे में, चार्ज के कंडीशंस पे चैप्टर डिफाइंड है, तो सबसे पहले तो अपने को यही समझना चाहिए कि चार्ज क्या है, तब तो चार्ज के बारे में पढ़ पाएंगे ना। तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, क्लियर है? तो लिखो टॉपिक का नाम, चार्ज। चार्ज 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 देखो, चार्ज के बारे में अगर बात करें ना, तो मैं पहले ही बोला कि चार्ज को अपन देख नहीं सकते हैं, बट हाँ अपन फील कर सकते हैं थोड़ा बहुत। कहाँ अपन फील करे होंगे, कहाँ देखे होंगे, मैं तुम्हें थोड़ा याद कराता हूँ। देख, याद कर बचपन में अपन एक खेल खेलते थे, कंघी लेते थे और बाल में ऐसे रगड़ते थे और कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे फाड़ फाड़ के तोड़ तोड़ के रखे रहते थे, और जब कंघी को ऐसे चिपकाओगे तो कागज़ का टुकड़ा अट्रैक्ट कर लेता था। खेले हो कभी ऐसा बचपन में? ऐसे लोग करते थे, ठीक है। एक यहाँ पे तो आखिर उस कंघी को सूखे बाल में रगड़ने पे क्या हो गया कि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल बॉडी है ना, कागज तो न्यूट्रल है ना, तो कागज को अट्रैक्ट करने लगा। ये क्यों हो रहा है भाई? तो उसके पास क्या आ जाता है जो उसको अट्रैक्ट करने लगता है? वही चार्ज है। वही क्या है? और कहाँ चार्ज को देख सकते हैं अपन? याद कर, बिजली कड़कता है क्या, लाइट वाइट दिखता है क्या, वो भी चार्ज ही होता है। क्या होता है वो? तीसरा आपने कहाँ देखा होगा? ठंड के मौसम में अपन स्वेटर पहनते हैं ना, तो देखा होगा कभी कभी स्वेटर पहनते इसमें स्पार्क होता है। देखो ऊन वाला जो स्वेटर पहले आता था, फर वाला, उसको पहनोगे ना तो कभी कभी स्पार्क टाइप निकलता था, ऐसे रगड़ घिस होता था ना तो उसमें स्पार्क निकलता था। वो क्या रहता था? चार्ज होता था। एक और तुम लोग खेल खेले होगे शायद, मैं तो बहुत खेला था अपने टाइम में। क्या करते थे ना, छत पे गर्मी के मौसम में कोई भाई बहन को बैठा देते थे फाइबर वाले चेयर पे, और पीछे से ऐसे कपड़ा मारते थे, पीछे से कपड़ा मारते थे बहुत देर तक, और ऐसे मारते मारते फिर क्या बोलते थे किसी और को कि इधर आ इधर आ, इसके हाथ को टच करना। तो जो चेयर पे बैठा रहता था उसके हाथ को अगर तुम ऐसे टच करोगे ना, तेरे को स्पार्क लगेगा, करंट टाइप लगता है, झटका लगता है। खेला है क्या तुम लोग कभी? कभी सोचा था कि ऐसा क्यों होता है? ये नहीं सोचा था। इन सारे सवालों का जवाब अभी मिलने वाला है। ये सब क्यों होता था, क्या होता था वो? सबसे पहली बात कि ये सब जो अपन देख पा रहे स्पार्क करता टाइप, वही चार्ज है। तो चार्ज को अपन एक्चुअल में देखे नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पा रहे, थोड़ा बहुत फील कर पा रहे। तो चार्ज का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता है। चार्ज का केवल क्या डेफिनेशन लिखा जाता है, क्या लिखा जा सकता है? बस यही कि चार्ज कुछ ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का, कुछ ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का, जिसके कारण या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा या तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा या तो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये समय के साथ आपको आगे समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? जिसको अपन देखे ही नहीं है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना मुश्किल है। आ रही बात समझ में? तो बस इसका डेफिनेशन यही होता है कि इट इज समथिंग लाइक फंडामेंटल विच कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और बोथ, या तो दोनों भी प्रोड्यूस कर सकता है एक साथ। क्लियर है? अब चार्ज इज लाइक ना वेरी बेसिक फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे कि मैकेनिक्स में आपके लिए सबसे बेसिक क्या था? मास। मास रहेगा तभी अपन कुछ पढ़ पाएंगे, कितना एक्सेलरेशन, कितना वेलोसिटी। अरे बात समझ में ना? वैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे बेसिक चीज क्या है अपना? चार्ज पार्टिकल। चार्ज क्या है बाबू? चार्ज। अरे बात समझ में ना? तो चार्ज का डेफिनेशन तो यही सिंपल सा लिखेंगे। अब हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग को देखा, मतलब देख सकते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी डिफाइन करा गया, उन प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी करेंगे अपन। आगे बात समझ में? जैसे बोल सकते हैं ना कि, नहीं बोलते हैं ऐसे, जो प्यार में धोखा खाया हुआ आशिक होता है, जब 3-4 लोग से धोखा खा जाता है तो लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। लड़की को समझना बहुत मुश्किल है, पर लड़की के प्रॉपर्टी को लोग समझ जाता है
कि बात ना करो 2 दिन से तो गुस्सा आ जाएगी, बर्गर ना खिलाओ तो गुस्सा आ जाएगी, समझ में आ रहा है, किसी और से बात करो तो ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ गर्ल, एक लड़की या गर्लफ्रेंड का ये सब प्रॉपर्टी है। भले तुम उसके बारे में नहीं जानते हो पर उसका प्रॉपर्टी बहुत कुछ जानते हो। वैसे चार्ज के बारे में तुम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, पर चार्ज के प्रॉपर्टी को जान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। आ रही है बात समझ में? तो उसको डिटेल में लिखने वाले हैं। सो राइट इट डाउन। चार्ज का डेफिनेशन, it is something like fundamental, 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 which can create electric field or magnetic field, which can create electric field or magnetic field, which can create electric field or magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? चलिए अभी लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आ रही बात समझ में? लिखो आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात कि सर अगर एक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स वो आइदर स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। अपने लिए तो 2 ही टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा चार्ज। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया यार बताओ इसमें? तो सबसे पहला है इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, अभी लिखना नहीं तुम लोग, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, ठीक है सर स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, मतलब इसके पास केवल क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका कुछ यूनिट होगा सर? अगर फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस मेजर करोगे तो मीटर में मेजर करोगे, वेलोसिटी मेजर करोगे तो मीटर पर सेकंड में करोगे। वैसे चार्ज को कैसे मेजर करेंगे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम्ब। क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। किन के नाम पे दिया गया है? साइंटिस्ट के नाम पे। तो देखो ऐसा यूनिट होता है इसका कूलम्ब। ऐसा यूनिट पता है ना, इंटरनेशनल यूनिट। तो यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम्ब। एक कूलम्ब किसका नाम है? साइंटिस्ट का। कैपिटल C से डिनोट करेंगे, 4 कूलम्ब 5 कूलम्ब इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कूलम्ब जो यूनिट होता है ना चार्ज का, वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बता बेटा इस पेन का मास कितना है, तो तू क्या में बताना प्रेफर करे? इसको पक्का टन में बताएगा कि ये टन में है सर? टन में बताएगा क्या? क्विंटल में बताएगा क्या? केजी में बताएगा क्या? ग्राम में बताएगा तू। हालांकि सारा का सारा यूनिट मैंने मास का ही बोला, क्विंटल हो, टन हो, है कि नहीं, केजी हो, लेकिन आप इसको ग्राम में क्यों बताएंगे? क्योंकि बहुत कम मास है, तो उसको उसी के हिसाब से छोटे यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही कूलम्ब चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है, और कूलम्ब इतना बड़ा यूनिट है ना कि उतना बड़ा चार्ज को डेवलप कर पाना अपने लिए, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है। तो उसका कोई ना कोई छोटा यूनिट भी डिफाइन होना चाहिए ना, जिससे जनरली अपन काम करने वाले हैं। तो छोटा यूनिट क्या क्या होता है? देखो, एक छोटा यूनिट इसका होता है बेटा ESU। क्या होता है? ESU। ESU का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी एक यूनिट है चार्ज का। कूलम्ब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। अच्छा सर ये दोनों यूनिट है तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है वो देख लो बेटा। एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। इतना ESU बराबर 1 कूलम्ब होता है। आगे बात समझ में? तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए ताकि कभी प्रॉब्लम में दिखे, क्वेश्चन में दिखे तो आप इस्तेमाल कर पाए। एक और यूनिट कौन सा होता है? एक और यूनिट होता है बेटा फाराडे। क्या होता है? फाराडे। ये आप लोग सुनेंगे केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। 12th में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है इस यूनिट को। फिजिक्स में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर यूनिट पढ़ रहे तो अपन सब कुछ देख लेते हैं, है ना। अच्छा, अब सिर्फ फाराडे भी अगर यूनिट होता है तो आप बता दें इसका भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना कूलम्ब के साथ, ऐसा यूनिट के साथ। तो क्या रिलेशन होता है बेटा देख ले। 1 फाराडे = 96500 कूलम्ब।
ये फैराडे कूलम का भी बाप है, दिख रहा है, उससे भी बड़ा यूनिट है। तो ये तीनों यूनिट आपको ध्यान में रहना चाहिए। हालांकि ये फिजिक्स में अपने को ज़्यादा यही देखने को मिलता है कूलम, पर अगर कहीं दिखाई दे भी जाए तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्यों इन यूनिट को डिफाइन करा गया पता चल रहा है। इस यूनिट को, छोटे यूनिट को डिफाइन करा गया, इसको और बड़ी यूनिट को डिफाइन करा गया क्योंकि केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है इसकी। क्लियर है? तो पहली बात समझ में आएगी कि स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात मेरे को यूनिट समझ में आया। कोई तकलीफ है यहाँ तक? लिखो फटाक से। विकास सही चल रहा है ना? अच्छे से ध्यान देकर पढ़ोगे, कहीं दिक्कत हो तुरंत पूछोगे, है ना? आज से एकदम नया शुरुआत है, ऐसा समझो। आइए, तो अपन देख लिए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं। नेचर में क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट के आधार पे कि चार्ज इस नेचर में 2 तरह का पाया जाता है। कितने तरह का बाबू? 2 तरह का चार्ज पाया जाता है। 2 अलग अलग वैरायटी के चार्ज होते हैं। अब 2 अलग अलग वैरायटी के चार्ज होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नाम देना था ताकि हम जैसों को पढ़ाया जा सके, है ना? तो क्या नाम दिया जाए? तो नाम देने का प्रक्रिया कैसे पहले लोग करते थे? साइंटिस्ट के नाम पे दे देते थे, है ना? कूलम्ब हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, सब क्या है, कोई ना कोई साइंटिस्ट के, फैराडे, कोई ना कोई साइंटिस्ट के नाम पे होता है। तो यहाँ पे सर कौन सा नाम दिया गया 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस को? देखो कैसे दिया गया। देख एक्चुअली हुआ क्या, चार्ज को किसी ने देखा तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप से ऐसे देखिए और दिखाई दिया मेरे को 2 चार्ज, एक का नाम दे देते हैं एक्स, दूसरा का नाम दे देते हैं वाई। ऐसा नाम दिया जा सकता था, एक्स वाई, ब्लू ग्रीन, ऐसा नाम दिया जा सकता था। साइंटिस्ट के नाम पे दिया जा सकता था, चिंटू मिंटू, कुछ भी नाम दिया जा सकता था। पर ऐसे नामकरण नहीं किया गया चार्ज को। कैसे नामकरण किया गया? एक को बोला गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोला गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है क्या कि एक पे प्लस लिखा हुआ था चार्ज पे, एक पे माइनस लिखा गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब ऐसे चार्ज को अगर देखोगे तो क्या एक पे प्लस एक पे माइनस दिखाई देगा क्या? ऐसा नहीं है। नाम दिया गया, केवल क्या दिया गया? हम नाम दे दिए। हम बोल सकते थे कि अंकु टाइप ऑफ चार्ज, कुछ भी नाम दिया जा सकता था। उन लोग क्या दिया? प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सर अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नाम दिया तो इसके पीछे भी कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। क्या रीजन रहा? ध्यान से देखना। देख बेटा, जैसे मान ले कि तू 2 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इक्वल मैग्नीट्यूड में रखा, जैसे तू +2 को रखा और -2 को रखा, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस प्रकार 2 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को एक साथ रखने पे वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वैसे ही क्या देखा गया नेचर में कि जो 2 टाइप का चार्ज था ना, उन दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड में अगर साथ में रखोगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं भाई? जब दोनों टाइप ऑफ चार्ज को एक साथ रखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं दोनों टाइप ऑफ चार्ज, इसलिए नाम दे दिया गया पॉजिटिव नेगेटिव। आ रही है बात समझ में?
क्यों पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया गया? क्या पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ था चार्ज पे? ऐसा नहीं था। क्यों नाम दिया गया? ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये चार्ज बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे दो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को साथ में रखने पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, वैसे ये दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड साथ में रखोगे तो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नाम है केवल, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ नहीं है। आ रही बात समझ में बेटा? लिखो टाइप्स ऑफ चार्जेज। टाइप्स ऑफ चार्जेज, फर्स्ट में लिख लो पॉजिटिव और सेकंड में लिख लो नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, बस ये दो टाइप के चार्ज है, दोनों को नाम दे दिया गया। क्लियर है ना बाबू? ये सब मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कितने तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई पूछ दिया क्यों रे पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों, क्या है मतलब इसका? तो आपको बताना पड़ेगा कि नाम है, बस दो अलग अलग टाइप का चार्ज था, दोनों को नाम दे दिया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते थे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर बिहेव करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे देखो बेटा। अब क्या देखा गया अगेन नेचर में कि सबसे छोटा चार्ज कितना पॉसिबल है, सबसे छोटा चार्ज कितना पॉसिबल है, वो क्या देखा गया? देख बाबू, स्मॉलेस्ट चार्ज या स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल था दुनिया में, वो कितना था रे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज जो है वो सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बाबू? अच्छा, ये जो चार्ज है ना, उस नंबर को दिखाने का एक तरीका है, और उस नंबर को दिखाने का तरीका स्मॉल ई से। कैसे दिखाते हैं बेटा? स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता। स्मॉल ई किसको रिप्रेजेंट करता है? इस नंबर को, इस नंबर को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बार बार इतना लिखना मुश्किल होगा ना, तो इसलिए आप इस ई लिख देंगे तो पता चल जाएगा। तो ई यहां पे इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है बेटा? इस नंबर को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अपने अर्थ सरफेस पे ये स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है अपने सिलेबस में। हालांकि इससे भी छोटा चार्ज इजाद कर लिया गया है, जिसको क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्वार्क्स। वो कितना चार्ज होता है? +-E/3 एंड +-2E/3। इसको क्वार्क्स बोलते हैं। हालांकि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसको कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लेंगे, लेकिन आप ऐसे नीचे लिख देंगे कि कोई मतलब अपने को, आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब E/3, 2E/3 मत बोलना, ये हम झूठ मूठ का ऐसे ही दिखा रहे कि हमको आता है। हालांकि आपका कोई लेना देना इससे नहीं है, किताबों में सिलेबस में ऐड नहीं करा गया है। आ रही बात समझ में? तो आपके लिए सबसे छोटा चार्ज यही पॉसिबल है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, राइट इट डाउन। पवन बढ़िया, सब समझ में आ रहा है? आज 12th स्टार्ट हो रहा है भाई, प्लीज़ जोश में रहें, ठीक है ना? और इस जोश को कंटिन्यू रखें। रेड बुल पिला दीजिए सर। कल का पानी लाइयो क्या बेटा? कुआं का पानी है क्या? हाँ नहीं सर, मुझे पानी ही दूसरा लगता है, थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ बताओ बताओ, इन लोग के रहने का क्या अस्तित्व फिर जब ठंडा ही पानी नहीं ला रहा है लोग। हो गया? देखो बेटा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा एक चीज़ बता दूं आपको। देख बाबू, E- अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, E का पावर माइनस अगर दिया हुआ है तो, ठीक है ना बाबू? पर अगर केवल स्मॉल e लिखा हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है आपको? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपको ये दिखा रहा है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? E मतलब ये नंबर, E- मतलब इलेक्ट्रॉन। फाइन,
चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात है सर, देखो हाँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ, देख बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, हर एक वैल्यू को वो अचीव नहीं कर सकता। कहने का क्या मतलब है सर, हर एक वैल्यू को अचीव नहीं कर सकता? देख जैसे मान ले इस क्लास में मान लो कि अभी 20 बच्चा है, अगर अभी 20 बच्चा है मान लो, तो 20 बच्चा के बाद कितना बच्चा हो सकता है? 21 हो सकता है, 21 के बाद 22 हो सकता है, 21 के बाद 21.5 बच्चा हो सकता है क्या आधा काट के? नहीं हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1, 1 2 3 4 4.5 नहीं हो सकता। तो क्या नंबर ऑफ बच्चा किसी भी वैल्यू को अचीव कर सकता है क्या? नहीं। नंबर 1 2 3 ऐसे नंबर को अचीव करेगा, रुक जाना, ऐसे नंबर को अचीव करेगा, करेगा कि नहीं? वैसे ही चार्ज भी है, चार्ज हर एक वैल्यू को अचीव नहीं कर पाता है। वो किसको अचीव कर पाता है बेटा? तो इस वैल्यू के मल्टीपल को, मतलब इतना, या तो ई को चार्ज ई रहेगा या 2e रहेगा, इसका 2 गुना या इसका 3 गुना या इसका 4 गुना, इस तरीके से रहेगा इसके मल्टीपल्स में। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ है? हमेशा इसके मल्टीपल में रहेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 10-10 का नोट है, क्या है बेटा? केवल 10-10 का नोट है। तू, मैं चाहता हूं कि तू मेरे को 50 रुपए दे, तो तू 5 पत्ता मेरे को पकड़ा देगा, 5 नोट पकड़ा देगा। और अगर उससे ज़्यादा पैसा तू मेरे को देना चाहता है तो 50 के बाद तू देगा तो केवल 60 ही देगा। तो जो भी तू मेरे को पैसा दे सकता है वो 10 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। और 10 क्या है? सबसे छोटा पैसा तेरे पास, उससे छोटा पैसा तेरे पास। तो यहां पे सबसे छोटा चार्ज क्या है? इतना है, तो इसी के मल्टीपल में प्रेजेंट रहेगा। इतना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना। आ रही बात समझ में? एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज क्वांटाइजेशन, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन वर्ड आपको 1-2 जगह और मिलेगा। जैसे में एक जगह पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ, तो ये वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन, क्वांटा प्लस आइजेशन ऐसा होता है, आप ऐसा समझे। क्वांटा रिप्रेजेंट करता है बेटा स्मॉलेस्ट वैल्यू को, किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटा रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू को, और क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी नंबर होगा वो इस स्मॉलेस्ट वैल्यू के मल्टीपल में होगा, एंड दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आया? क्वांटा मतलब सबसे छोटा वैल्यू, और जो भी नंबर, जो भी वैल्यू पॉसिबल होगा इसके मल्टीपल्स में होगा। क्लियर है भाई? दिस इज नॉन एज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, तो लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बाबू? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखो। चार्ज रिमेन्स ऑलवेज पॉसिबल, चार्ज रिमेन्स ऑलवेज पॉसिबल, चार्ज रिमेन्स ऑलवेज पॉसिबल, चार्ज रिमेन्स ऑलवेज पॉसिबल in the integral multiple of, in the integral multiple of, in the integral multiple of electronic charge. Charge remains always possible, charge remains always possible in the integral multiple of electronic charge. Electronic charge, electronic charge. Clear है बाबू? Charge remains always possible in the integral multiple of electronic charge. Electronic charge हो गया? देख, that is अपन क्या लिख सकते हैं बेटा क्वांटाइजेशन? देख यहाँ पे Q बराबर जो चार्ज होना चाहिए हमेशा, देखो इधर हमको जो चार्ज होना चाहिए हमेशा वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इस स्मॉलेस्ट चार्ज के मल्टीपल में होना चाहिए। क्लियर है बेटा? जहाँ पे n क्या हो सकता है? n क्या हो सकता है बोल? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं, 2.5 नहीं ले सकते ना अपन, 1 इंटीजर 1 2 3 4 5 ऐसा ही होता है ना। अब ध्यान से देखना, चार्ज केवल पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है? अभी देखिए दो तरह का चार्ज, तो यहाँ पे प्लस माइनस दिखा देते हैं कि दोनों टाइप का चार्ज पॉसिबल। क्लियर है बेटा? तो दैट इज करके आप ये लिख ले नीचे। सही समझ में आ रहा है सब अभी तक? ठीक। क्लियर है यहाँ तक? चलो
आप लोगों को जहाँ समझ में ना आए एक बार कमेंट करें, मैं बता दूंगा दोबारा, अभी नहीं, बाद में। हो गया। चलो एक और प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में देखना अपने को, जिसको बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, कंजर्वेशन वर्ड जहाँ भी तुम सुनते होगे सीधा तुम लोग यही बोलते होगे, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही बचपन से रटे आ रहे हैं ना अपन, यहाँ भी ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा सिस्टम जिसको दुनिया से कोई लेना देना, दुनिया से एकदम आइसोलेट है, अलग है। जैसे हम लोग आइसोलेशन में थे ना कोविड के टाइम में, तो आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब उसको दुनिया से काट के रख दिया, एक रूम में रख दिया जाता था, किसी से कांटेक्ट नहीं रहता था, ना लेना ना देना। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब अपन लेना देना करते थे तो कोरोना का भी लेना देना हो जाता था। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जिसका सराउंडिंग के साथ, दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या कहा गया है कि अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है या आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज रहेगा हमेशा उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा चार्ज क्योंकि किसी से ले नहीं रहा है चार्ज, और ना ही घटेगा क्योंकि किसी को चार्ज दे भी नहीं रहा है। तो चार्ज हमेशा उतना ही रहता है, इनिशियल बराबर फाइनल। दैट इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर सिस्टम के लिए वैलिड है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जो किसी से चार्ज ले सकता है तो उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, बढ़ जाएगा ना उसका चार्ज। तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहां पे वैलिड किसके लिए वैलिड होगा बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसके लिए होगा? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो अपन लिख सकते हैं, देखो यहां पे ध्यान से सब। जैसे देख, एक चीज तुमसे पूछते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, देखना एक सवाल पूछते हैं तुमसे। जैसे मान ले बेटा कि 3 बॉल है, इस तरीके से 3 बॉडी है कोई भी, और हम इसको ऐसे आइसोलेट कर दे रहे हैं, दुनिया से ऐसे काट के रख दे रहे हैं। ये बाउंड्री है कि आपको बाहर से कुछ लेना नहीं है, ना बाहर देना है कुछ, ठीक है बाबू। मान लेते हैं ना कि इस बॉडी पे इनिशियल चार्ज था 4 कूलम, इस पे था -2 कूलम, इस पे था +3 कूलम, ऐसा था। अरे ये बाहर दुनिया वालों से कुछ नहीं ले सकता है, इसका मतलब थोड़ी कि आपस में भी डिस्ट्रीब्यूटिंग कर सकता है। आपस में तो कर ही सकता है। हम लोग बाहर किसी से कुछ नहीं लेते थे, लेकिन तो मम्मी पापा से तो मतलब रहता था ना कि उन लोग भी बोलते थे गेट लॉस्ट। ऐसा तो नहीं होता था। आपस में घर वालों में तो बातचीत होता ही था ना, बाहर वालों से बातचीत नहीं होता था। तो ये लोग आपस में आदान प्रदान कर सकता है। वाह क्या वर्ड है, आपस में लोग शेयरिंग कर सकता है। आपस में क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है ये लोग चार्ज। तो मान लेते बेटा कि आपस में कुछ अरेंजमेंट करा और बाद में मेरे को दिखाई दिया कि वहां पे हो गया -3 कूलम चार्ज, यहाँ पे हो गया +1 कूलम चार्ज। तो मैं तेरे से पूछता, बता बेटा इस पे कितना चार्ज हो जाएगा फाइनली? तो तेरे को पता है कि सर जितना चार्ज शुरुआत में था उतना ही बाद में होना चाहिए पूरे सिस्टम का, क्योंकि ये चार्ज का लेना देना यहाँ कुछ हो नहीं रहा है बाहर वालों के साथ। तो मैं कह सकता हूँ कि सर चार्ज इनिशियल बराबर चार्ज फाइनल। सो चार्ज इनिशियल कितना था बेटा? सबको जोड़ दो, 4 - 2 + 3। क्या चार्ज इनिशियल यही था बेटा? और अब देख लेते हैं चार्ज फाइनल। बता चार्ज फाइनल कितना है? तो यहाँ पे -3 +1 + x। क्या यहाँ से x नहीं आ जाएगा? कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है? देख 7 शायद। देखो 5 हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा 4 और 3 से 7। देख तो बेटा होगा कि नहीं होगा? तो आप बता सकते हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा। तो ये आप कैसे सॉल्व करें? ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैं आपको फिर से एक बार पढ़ाऊंगा। कहाँ पे? सर्किट डायग्राम में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाऊंगा। और वहां पे इस लॉ का नाम रहता है बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ। बोलने में जो इतना तकलीफ हो रहा है सर, पढ़ने में क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको किरचॉफ्स बोल ही नहीं रहा, करंट लॉ कि उसको कैसे डिनोट करते हैं? KCL। क्या बोलते हैं बेटा? किरचॉफ्स करंट लॉ। या उसी को वहां पे अपन बोलेंगे नोडल लॉ, नोड लॉ। क्या है इसे आएगा, इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, इसी को अपन करंट में भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना? तो आप ये वाला लिख लें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। वही बाप दादा वाला एकदम पुराना डेफिनेशन। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम
for an isolated system, for an isolated system, for an isolated system, charge can neither be created nor be destroyed. 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 क्लियर है? राइट इट डाउन, पूरा लिख लो बेटा, ये भी लिख लेना. आयुष चला गया शादी में, जूता ले लिया वो. मैं श्री लेदर की बात कर रहा था उस दिन, याद है? नाम नहीं याद आ रहा था. जल्दी जल्दी लिखने का आदत डालिए सब. यहाँ पे चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करना है. जैसे करो, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? डिनोट क्यू से करते हैं, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं. आ जाओ. ठीक है, ठीक. देखो, थोड़ा सा अपन और कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं. देख, अपने को चार्ज के बारे में जानना है, तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हम लोग को जनरली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एटम में. कहाँ मिलता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, इस तरह की चीज़ों पे. तो थोड़ा सा अपने को ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, उसका मास कितना होता है सर. तो ये सब थोड़ा सा हल्का सा अपन फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं. वैसे तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, है ना? देख बेटा, जैसे मैं बात करता हूँ पहले इलेक्ट्रॉन की. प्रोटॉन, इधर बात करता हूँ न्यूट्रॉन की. ये सब कहाँ पाया जाता है? एटम के अंदर, है ना? चल, यहाँ पे मान लेते बेटा अपन लिखेंगे चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे मास, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय. किसने डिस्कवरी करा इसका? ठीक है, बता. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. इसको मैं -e से दिखा दूँ तो कोई तकलीफ? e मतलब वही होता है 1.6, है ना? चलिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है. प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है रे? +e. उतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है. कैसा होता है बाबू? ठीक. न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0. न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं. क्लियर है? चल, मास देखना बेटा. मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का रे? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. ठीक. प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. और न्यूट्रॉन का भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. अरे वाह सर, इन दोनों का मास सेम रहता है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम रहता है क्या? ऑलमोस्ट कह सकते हो. पर अगर एकदम बारीकी से देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा रहता है.
आ रही बात समझ में? पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दोनों का मास कैसा लेके चलेंगे बेटा? सेम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, एकदम स्लाइटली ग्रेटर रहता है प्रोटॉन से। आगे बात है थोड़ा सा, पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन दोनों सेम लेके चलेंगे। ठीक, आगे देखो, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने करा था बेटा? वाओ, अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th में। जे थॉमसन ने करा था। ठीक, प्रोटॉन का किसने करा था? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। और इसका न्यूट्रॉन का किया था जेम्स चॉडविक। आपको इनका नाम नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन इन लोग बहुत मेहनत किया अपने लिए, थोड़ा सा नाम याद कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है बेटा? जेम्स चैडविक मत पढ़ना है, जेम्स चॉडविक। क्या है ये? जेम्स चॉडविक। गाली जैसा नाम रखता थे ये लोग। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, चार्ज एंड मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक मतलब बेटा जो एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, है ना? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इसको उतार लीजिए। विकास चल रहा है ना? एटलीस्ट मौसम ऐसा भी रहे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। हाँ, शाम में अच्छा मौसम था, लग रहा था कि अब बारिश होगी तब होगी, पर ऐसे एकदम चिढ़ा के चला गया कल मौसम हम लोग को। पूरा नाम क्या बताया? जेम्स चॉडविक, जे थॉमसन, जे का नहीं पता, अर्नेस्ट। हो गया? आइए, कुछ और प्रॉपर्टी देखा गया चार्ज के बारे में। वो क्या प्रॉपर्टी है सर? देख, ऐसा देखा गया बेटा कि ऐसा मास पॉसिबल है इस नेचर में जिसके पास कोई चार्ज ना हो। ऐसा मास पॉसिबल है जिसके पास कोई चार्ज ना हो, पर ऐसा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है जो बिना मास के हो। समझ में आ रहा है? मतलब मास पॉसिबल है बिना चार्ज के, बट चार्ज पॉसिबल नहीं है बिना मास के। आ रही है बात समझ में? लिखो। अच्छा, ऐसा क्यों? थोड़ा समझ लो, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देख, सबसे छोटा चार्ज कितना पाया गया इस नेचर में? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके पास होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास, उनके पास भी मास होता है कुछ ना कुछ, है कि नहीं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। तो जो सबसे छोटा चार्ज है वो भी किसी न किसी मास पे है। इसका मतलब एक बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है।
लिख लो। इट इज पॉसिबल टू हैव मास विदाउट चार्ज, 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 it is possible to have mass without charge, but it is not possible to have charge without mass, but it is not possible to have charge without mass. ठीक है, it is possible to have mass without charge, but it is not possible to have charge without mass. सिंपल सी बात है कि चार्ज जो है मास पे ही रहेगा, पर जरूरी नहीं है कि मास के पास चार्ज हो ही, है ना। जैसे देख, ये एक बॉडी है ना, ये भी चार्ज है क्या? इसको छूने से करंट मार रहा है क्या अपने को? नहीं मार रहा है, मतलब मास तो है इसके पास पर चार्ज नहीं है कि नहीं। अगली बात, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट किया करो ताकि मेरे को पता चले तुम्हें कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। अगर किसी बात से प्रॉब्लम हो तभी कमेंट करके मेरे को बताया करो, तभी मुझे पता चल पाएगा ना अकॉर्डिंग टू यू, फिर मैं वैसे एक्ट कर पाऊँगा। सो प्लीज़ कमेंट, ठीक। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखो क्या है। क्या देखा गया भाई कि जब भी कोई मास मोशन में होता है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी उसका मास चेंज होने लगता है। कहने का क्या मतलब है सर? ये तो गजब सी बात बता दी। जैसे ये बॉटल है ना बेटा, मान ले कि अभी है 1 kg है, कितना है? 1 kg। अगर ये ऐसे मोशन करने लगेगा तभी 1 ही kg रहेगा ना। हम लोग तो यही देखते हैं, ऐसा थोड़ी मास चेंज होने लगता है। अगर हम लोग दौड़ने लगे तो मास चेंज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो पसीना गिरता है, फिर पतला इंसान हो सकता है, बात अलग है। पर ऐसे जनरली अगर इसको दौड़ा दिया जाए, ऐसे मोशन में लाया जाए, तो क्या मास चेंज हो जाएगा? इसका मास चेंज नहीं हो रहा। फिर तो आप गलत पढ़ा रहे हो, गलत नहीं पढ़ा रहे। सुन, क्या बोला गया कि जब भी मास किसी वेलोसिटी में होता है तो उसका मास क्या होने लगता है बेटा? चेंज होता है। और ये कहाँ पढ़ना है एग्जैक्टली? इसको पढ़ना है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। कहाँ पढ़ना है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जो कि ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह में पढ़ते हैं। आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा एक बार कहीं सवाल पूछ दिया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, पर चार्ज स्पीड पे डिपेंड, मतलब कोई बॉडी को अगर आप फेंक दो जोर से स्पीड से तो उसका मास वेरी कर सकता है, पर उसका चार्ज जो रहेगा, चार्ज वही रह जाएगा। चार्ज वेरी, क्लियर है? मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड बट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। राइट इट डाउन। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड but charge does not depend upon the speed. मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड बट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। ये सारा जो भी पॉइंट्स लिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीपल करेक्ट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके आपको दिया जा रहा है। आ रही बात समझ में ना? तो आप अच्छे से एक एक पॉइंट को याद रखें, कहीं ना कहीं पूछा गया है ये सब चीज़। आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला बेटा? मास जो है किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब स्पीड चेंज करने पे मास चेंज होना चाहिए। कैसे सर? कोई तो इक्वेशन होगा तब तो पता चलेगा ना। उस इक्वेशन को देखो कैसे लिख सकते हैं बेटा। m बराबर m0/√1 - v² वैसे कहीं ना कहीं जरूर पक्का देखा होगा इस इक्वेशन को। देखा है क्या तुम लोग? कहीं नहीं देखा है? कोई नहीं, अभी तो पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी तुमको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। m बराबर m0/√1 - v²/c²। ये m0 क्या है बेटा? रेस्ट मास। जब बॉडी रेस्ट में रहेगा ना, तब जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? m0। v क्या है बेटा? स्पीड ऑफ बॉडी। v क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी। और c क्या है रे? चार्ज। नहीं, c चार्ज नहीं है, c है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है बेटा? और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम में रे? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आ रही है बात समझ में? ऐसे तो तुमको दिखाई दे रहा होगा बेटा बहुत अच्छे से। बताना मेरे को सब कोई, अगर स्पीड बढ़ता है, अगर बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, अच्छा पहले सबसे पहले बात, अगर बॉडी रेस्ट में रहता तो भी 0 हो जाता बेटा, ये पूरा टर्म 0 हो जाता। तो m0/√1 मतलब m0 मतलब रेस्ट मास जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे भी बढ़ा दोगे, क्या v²/c² बढ़ जाएगा बेटा? ये पूरा टर्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर ये पूरा टर्म बढ़ने लग जाएगा तो मेरे को बुद्धि लगा के बताओ 1 - v²/c² का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बताओ। बढ़ेगा नहीं। इधर वाला बढ़ता जा रहा है ना बेटा, एक में से जो घटा रहे हो वो बढ़ाते जा रहे हो, तो बचेगा कम ही ना। जैसे ध्यान से सुन,
100 माइनस 1 है, कितना आंसर आएगा? 99। 100 माइनस 2 क्या हो रहा है? इधर का नंबर तो बढ़ाता जा रहा है ना, 1 से 2 बढ़ा रहा है, तो इधर क्या होता जा रहा है? घटेगा ना। क्या समझ में बात आ रही है? या फिर ऐसे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला पूरा टर्म क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो ये वाला पूरा 1 माइनस भी क्या होगा? घटेगा। सब कोई को दिखाई दे रहा है? अगर नीचे का पूरा टर्म घटेगा तो m का क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? इससे क्या समझ में आया अपने को कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास मतलब कोई स्पीड को अगर कोई बॉडी को अगर स्पीड से फेंक दोगे तो उसका मास बढ़ने लग जाता है। क्या होने लगता है बेटा? कोई तकलीफ? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक और चीज फील कराते हैं, देख ध्यान से। अगर बेटा इफ यहाँ पे लिखते हैं इफ पार्टिकल का वेलोसिटी c के बराबर हो गया, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया, तो मास कितना हो जाएगा बताना तो? m0 बाई √1 माइनस v²/c² 1 हो जाएगा। क्या देख, v के जगह पे c ले लोगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो ये नीचे में 0 हो जा रहा है क्या? तो मास कितना हो गया? मास कितना हो गया? इज इट पॉसिबल टू हैव इनफाइनाइट मास? सूरज का भी मास इनफाइनाइट नहीं है, कुछ ना कुछ है। कोई भी मास इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अच्छा, ये इनफाइनाइट मास तुम्हारा आंसर कब आया? जब तूने स्पीड ऑफ पार्टिकल को क्या ले लिया? स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब जब मास इन्फिनिटी नहीं हो सकता है सर, तो जो आप कंडीशन लेके चले थे ना कि v बराबर c, वही हो नहीं सकता है, वही पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी पार्टिकल या बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कभी भी हो नहीं सकता। आगे बात समझ में? यहां से ये बात पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड किसी भी पार्टिकल का नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? आप ये चाहें तो इक्वेशन याद रखें, चाहे तो ना याद रखें, कोई खास यूज नहीं है। बस मैं बताना चाह रहा था कि जब भी बॉडी का मास बढ़े, स्पीड बढ़ेगा तो उसका मास क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है। कोई तकलीफ? यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट टू। इसी पॉइंट के नीचे था। हो गया? आगे बढ़े? समझ में आ रहा है? कुछ अभी टफ तो नहीं लग रहा है कुछ भी? अभी न्यूमेरिकल पोर्शन आया ही नहीं है ना? अभी आसान आसान सब कुछ है, डोंट वरी। श्रेया तुम वेक्टर पढ़ी हो? मेरे से पढ़ी हो? नहीं, यूट्यूब से पढ़ी हो मेरा चैनल से? मजाक नहीं कर रहे हम, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरा व्यूज बढ़ाओ तुम, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नहीं पूरा कंप्लीट करो उसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारा हम फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो आप इसको पढ़ लेना, फ़ायदा ही करेगा, है ना? वैसे भी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो फ्री हो। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, देखा क्या गया नेचर में? समझ लो पहले क्या देखा गया बेटा, कि सेम नेचर का जो चार्ज होता है ना, सेम नेचर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये सेम नेचर के चार्ज है, एक जैसे चार्ज है ना। तो जो एक जैसा चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और जो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कहने का क्या मतलब, देख यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? रिपेल कर। रिपेल करना मतलब धक्का देना, एक दूसरे से दूर भगाने की कोशिश करना, है ना। और अगर ये नेगेटिव नेगेटिव होते तो क्या करते बेटा? हाँ वेरी गुड, सेम नेचर का गधे तभी भी रिपेल करेगा। देख
सेम नेचर का, प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल। मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाया करो, हम बोलेंगे ऐसे कि तुम फंसो। सुना करो। अभी बताना, अभी क्या करेंगे दोनों? अट्रैक्ट करेंगे। सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट नेचर का चार्ज अपने को अट्रैक्ट करता है। क्या आम जीवन में भी यही होता है? होता है ना? शायद ही तुम समझ पाए होगे। चलो कोई नहीं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। Point charges of same nature repel each other. Point charges of same nature repel each other. Point charges of same nature repel each other. And point charges of opposite nature repel each other, and point charges of opposite nature attract each other. Attract each other. Attract each other. Attract each other. क्लियर है बाबू? ये भी बना लेना है फटाक से। देख आगे, आगे देखो बेटा, इधर आओ, इधर आगे। आगे क्या बात करते हैं? अरे मैं पॉइंट चार्ज कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? छोटा सा, एकदम छोटा सा, जिसका कोई डायमेंशन डिफाइंड नहीं है, उसको पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, या पॉइंट मास कह सकते हैं, ठीक है ना? उसको पार्टिकल भी कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है बेटा? पार्टिकल। और अगर मैं बॉडी की बात करता हूँ, मतलब कोई एक परफेक्ट बॉडी है, सॉलिड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? तो मैं पार्टिकल या पॉइंट की बात करूँ तो एकदम छोटा सा, जिसका कोई डायमेंशन डिफाइंड ना हो, और बॉडी मतलब कोई ना कोई डायमेंशन वाला बॉडी हो। आई बात समझ में? तो अभी जो पॉइंट अपन लिखे, किसके लिए लिखे हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। ध्यान रखोगे उस बात को, किसके लिए लिखे हैं? पॉइंट चार्ज के लिए। एक और बात समझना, देख किताब में ऐसा लिखा रहता है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ठीक है ना? कॉमन सी बात है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और अंदर घुस के बात करते हैं, थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। क्या कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? लेट अस चेक करते हैं अपन। चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को तो इंटरेक्ट कर पा रहा है, मतलब या तो धक्का दे रहा है या तो अपनी तरफ खींच ले रहा है, पर क्या कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी कोई न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा क्या? अभी तक तो नहीं पता चला अपने को। चेक करते हैं क्या होता है, ठीक? देख, मान ले बेटा कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज पार्टिकल है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा है बाबू? पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे तेरे पास एक कोई बॉडी है, यूँ कोई भी एक बॉडी है, और ये कैसा बॉडी बेटा? न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। क्या न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज होता है कि नहीं होता है? सोच के बता। कोई न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज होता है कि नहीं होता है? न्यूट्रल बॉडी है मतलब एटम्स है, एटम्स है मतलब इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन के पास, चूंकि नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। शुरुआत में पढ़े ना, एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा? दैट्स व्हाई बोलो ओवरऑल क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब इसका मतलब अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर चार्ज है, पर दोनों टाइप का जो चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो इक्वल नंबर में है।
वो इक्वल अमाउंट में है। आ रही बात समझ में? तो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो चार्ज तो अंदर है पर इक्वल नंबर में है, इक्वल अमाउंट में है। ठीक, अभी ध्यान से सुनना, अगर यहां पे चार्ज पार्टिकल है बेटा पॉजिटिव, क्या इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? अभी देखे है ना, नेगेटिव चार्ज अपोजिट नेचर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कोई नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अगर अपनी तरफ खींचेगा तो क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसा इधर जमा हो जाएगा बेटा? होगा, होना चाहिए ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसको खींच लिया पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ, तो यहाँ जमा हो गया, खींच के बाहर तो नहीं ला देगा, अंदर ही रहेगा। ठीक, अंदर है बेटा। अभी आगे सुनना, अगर इधर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, ओवरऑल इस बॉडी को कैसा रहना है? न्यूट्रल। कैसा रहना है? अगर यहां पे मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया तो पक्का बात है सर यहां पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए और उतना ही आना चाहिए जितना नेगेटिव चार्ज है, तभी ना ये न्यूट्रल रह पाएगा, तभी ना ये न्यूट्रल रह पाएगा। तो पक्की बात है सर कि अगर यहां नेगेटिव चार्ज है ना, उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं बेटा? आना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल में रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब सुनना, अभी भी बॉडी न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, पर ऐसा चार्ज का सेपरेशन हो गया इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। होगा? आगे सुन, ये चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा क्या बेटा? खींचेगा ना अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचेगा। मान लेते हैं अपनी तरफ खींच रहा है, इतना फोर्स है, ठीक, खींच रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा ना, उतना ही, इतना ही फोर्स से धक्का देगा कि थोड़ा कम फोर्स से धक्का देगा? सोच के देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज के करीब है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के थोड़ा नजदीक है ना, तो ज्यादा जोर का खींचा होगा। ये सिर्फ, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा दूर है ना रे, तो उसको धक्का तो दे रहा होगा पर इतना से नहीं धक्का दे पा रहा होगा, थोड़ा कम मैग्नीट्यूड से धक्का दे पा रहा होगा। क्या समझ पा रहे हो? अगर ये मेरे करीब है तो इसको जोर का झापड़ लगेगा, अगर दूर रहेगा तो हो सकता है थोड़ा कम चोट लगे। समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा करीब है तो जोर का खींचा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है तो थोड़ा हल्का फोर्स से उसको धक्का दिया होगा। तो इधर ये धक्का तो दे रहा है बेटा इधर, पर उतने मैग्नीट्यूड से नहीं, थोड़ा कम मैग्नीट्यूड से, है कि नहीं? अगर ऐसा दिखाए, तुमको दिख रहा होगा बेटा इधर ज़्यादा है इधर कम, इसलिए मैंने एरो का लेंथ भी अलग अलग बनाया। इधर ज़्यादा बनाया मतलब इधर का फोर्स ज़्यादा है ना, तो बता नेट फोर्स किधर आएगा? पक्की बात, इधर आएगा। क्या क्या बात है? इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या इस बॉडी पे नेट अपनी तरफ लगा लिया कि नहीं लगा लिया? लगा लिया कि नहीं लगा लिया? ये तो न्यूट्रल बॉडी था भाई साहब। कैसा बॉडी था? इसका मतलब चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। क्या लगा सकता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या दिखाई दे रहा है? कोई तकलीफ है? लिखो, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल और चार्ज्ड बॉडी, चार्ज पार्टिकल और चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड पार्टिकल और चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड पार्टिकल और चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट, कैन अट्रैक्ट, कैन अट्रैक्ट, कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। देख बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल के जगह पे कोई चार्ज बॉडी रहता है, ये बॉडी है ना, तभी तो वही सारा काम हो रहा होता है। इधर खींच रहा होता है, उधर धक्का दे रहा होता है, इधर से ज़्यादा खींच रहा होगा, कम धक्का दे रहा होगा, नेट इधर लग रहा होगा। सेम बात है। आ रही बात समझ में? तो अपने को याद रखना है बेटा कि कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ, जैसे अभी तुमको पहला एग्जाम्पल हम दिए थे, कंघी से बाल में रगड़ लो, कागज़ के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेता है, यही प्रोसेस हो रहा होता है। आ रही बात समझ में? यही क्योंकि कागज़ को टुकड़ा तो न्यूट्रल होता है, तो ऐसे जैसे लेके जाते हैं ये सारा प्रोसेस फटाफट होता है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। आ रही बात समझ में? उतार लीजिए डायग्राम। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हे राम। पवन क्लियर हो रहा है सब कुछ? कृपया आप लोग कुछ भी ना छोड़ें, ठीक है? एक नया शुरुआत है तो अच्छे से हो, ठीक है ना? बढ़िया से पढ़ते रहेगा बाबू। हो गया? मैंने ऐसा बोला क्या बेटा कि चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी किसी बॉडी को इंटरैक्ट कर सकता है? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला अट्रैक्ट कर, रिपेल कर सकता है क्या? रिपेल नहीं कर सकता, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। रिपेल हमेशा अट्रैक्ट करेगा। आगे बात समझ में? चल एक और बात बताना। ओए होए होए, देखो ऐसे शक्ल बनाया ना ये पी करके। अरे ऐसे इशारा कर, पानी पी रहे हैं ये, मतलब आप कुछ गलत ना समझे। पानी पानी लेकिन सर आप जैसे बता रहे हैं ना, अब डाउट कर सकते हैं अपन। खैर देखो भाई, इधर आ जाओ। जैसे चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करा ना, मेरा सवाल ये है कि वैसे ही चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी क्या न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है? जैसे यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करा ना, वैसे न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? सोच सोच, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है कि पार्टिकल ले रहे इस बार? पार्टिकल मतलब पॉइंट एकदम छोटा सा। अच्छा यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट कर गया था, क्यों रिपेल करके फिर नेट अट्रैक्ट कर लिया था रे बेटा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया था, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया था, ये नज़दीक आ गया था, जोर से खींचा था, वो दूर था, हल्का सा धक्का दिया था तो नेट उसको अपनी तरफ खींच लिया। वो तो पार्टिकल है छोटा सा, वहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो पाना पॉसिबल है। जैसे यहाँ चार्ज सेपरेट हुआ, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव उधर हो गया, वहाँ सेपरेट हो पाना पॉसिबल है? सेपरेट हो पाना ही पॉसिबल नहीं है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, तो नेट फोर्स कहाँ से आएगा? आ रही है बात समझ में? मतलब चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे चार्ज सेपरेशन के लिए जगह ही नहीं है ना, छोटा सा पार्टिकल है। आ रही है बात समझ में अंकु? यहाँ पे सेपरेट हुआ था तभी तो लगा था, यहाँ पे सेपरेट होने की जगह छोटा सा जगह है, कहाँ सेपरेट होगा? क्लियर है? राइट इट डाउन। चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी कैन नॉट अट्रैक्ट, आराम से, कैन नॉट अट्रैक्ट न्यूट्रल पार्टिकल, कैन नॉट अट्रैक्ट न्यूट्रल पार्टिकल, कैन नॉट अट्रैक्ट न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता? बता सकते हो कारण ना? क्योंकि चार्ज सेपरेट होने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहां से होगा? है कि नहीं? चलिए आगे देखिए बच्चों, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, ठीक? देख इधर, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, दो बॉडी के बीच में। क्या इस सिचुएशन में दोनों बॉडी का चार्ज होना जरूरी है कि एक चार्ज और एक न्यूट्रल हो सकता है? सोच, दो बॉडी है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा मैंने कह दिया। अब मेरा सवाल यह है कि दोनों को चार्ज होना मस्ट है क्या? एक न्यूट्रल भी हो सकता है, अभी अभी अपन देखे हैं, है कि नहीं? इसका मतलब दो बॉडी अगर अट्रैक्ट कर रहा हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज हो सकता है एक चार्ज हो और दूसरा क्या हो बेटा? न्यूट्रल हो। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? याद रहेगा? ये मैं लिखवा रहा हूँ, वेट करना। अच्छा एक और सवाल, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है?
अब मेरा सवाल है, क्या दोनों को चार्ज होना मस्ट है? हाँ, दोनों को चार्ज होना, क्योंकि अट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता था एक चार्ज और एक न्यूट्रल के बीच में, बट रिपल्सन पॉसिबल नहीं था। रिपल्सन होने के लिए दोनों का चार्ज होना मस्ट है, दोनों का चार्ज होना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि जो रिपल्सन होता है ना, वो ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी होता है, कि अगर दो बॉडी रिपेल कर रहे एक दूसरे को तो पक्का है कि दोनों का दोनों चार्ज होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है बेटा रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट फॉर चार्ज बॉडी। अगर दो बॉडी को रिपेल करते देख रहे हो तो समझ जाओ कि दोनों चार्ज है। कोई तकलीफ? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा रहता है। रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन तो भाई न्यूट्रल में भी हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई तकलीफ यहाँ पे? लिख लो ये पॉइंट। रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट फॉर चार्ज बॉडी। 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 भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरी 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं, इसको प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है ना? गधों की तरह नहीं कि चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये भी देखना है, न्यूट्रल पे भी हो सकता है कुछ, ठीक है? अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ोगे इसको। आओ देखो यहाँ कुछ और बचा है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फटाक से ख़त्म ही है ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। देखो आगे देखो बेटा। हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि चार्ज या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है या तो मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ कहाँ क्या क्या जनरेट करेगा, वैसे तो इस सब के लिए चैप्टर डिफाइंड है पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग हल्के में याद रख लेते हैं कि कौन कौन कब कब क्या क्या जनरेट कर सकता है, क्योंकि सवाल कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दिया रहता है कि चार्ज पार्टिकल कब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी याद करने के लिए क्यों होता है अभी आपको लेना देना नहीं है, वो चैप्टर आएगा तो आपको बताया जाएगा, बस अभी याद कर लेना है ना। थोड़ा देख लो, मैं टेबल के फॉर्म में याद करा देता हूँ बेटा फटाक से। देख बेटा, अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वो क्या जनरेट करता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बेटा ये क्या है? एंड ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपने सुना होगा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुने हो ना? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्या है चैप्टर के साथ सब समझ में आएगा, अभी याद रखना बस। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है बेटा तो वो क्या जनरेट करता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करता। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है चार्ज पार्टिकल, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और जब चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है बेटा? कि वो एक्सेलरेशन में है। कैसे है वो? तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी करता है। तो आप याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख जाएगा, क्यों करता है, कैसे करता है, ये सब चैप्टर्स के साथ आपको समझाया जाएगा आगे, है ना? अभी बस याद रख लेना है। लिख लो बेटा नेक्स्ट पॉइंट में। ये बस लैंग्वेज नहीं। EMW क्या है अंकु? व्हाट इज दिस EMW? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप याद रखेंगे, है ना? एंड व्हाट इज बी श्रेया? बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
आज काफ़ी सीरियसली पढ़े हैं ना हम लोग, एकदम ऐसे ही चलेगा, मज़ा आएगा। अब वैसे भी वीडियो बनेगा तो सीरियसली ही चलेगा। क्या अंग? दाढ़ी नहीं आ रहा तेरा? आ रहा ना, जल्दी जल्दी ला। इसका इतना बेइज्जती कर दी है उस दिन हम लोग कि 2 दिन क्लास नहीं है। खैर हाँ, तब मैनेज हो जाएगा। ओके यार, देख आगे उतार लिए इसको, आप इसको याद रखेंगे। हाँ आइए देखिए, देखो इधर बेटा, जनरली जो बॉडी को चार्ज करने का प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है। आइदर बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दो या बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालो, ये जनरल तरीका होता है चार्ज करने का। वैसे चार्ज करने के कई और तरीके होते हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको। लेकिन अभी जो जनरल तरीका होता है उसके बारे में बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स इसके बारे में नोटिस करते हैं, है ना। देख थोड़ा सा ध्यान से, जैसे मान ले बेटा कि तुम्हारे पास एक सोडियम एटम है। क्या है बाबू? सोडियम एटम का तुमको पता होगा एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 11। आगे बात समझ में, देखना ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है बेटा 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना रहता है बाबू? बता। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, मतलब 11 ई पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है रे बेटा इस पे? प्लस 11 ई। एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है तो 11 पे 11 ई। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था रे बेटा? माइनस ई। माइनस ई तो 11 पे कितना हो जाएगा बेटा? बता टोटल चार्ज कितना हो गया? तो ओवरऑल न्यूट्रल है अभी बॉडी। ऐसी हर एटम में होता है, न्यूट्रल एटम में। अभी ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं या एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहा हूं। क्या कर ले रहा हूं बेटा? निकाल ले रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन को। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो मेरे को बताना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहा। अभी भी प्रोटॉन तो 11 ही है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, उसको निकाल लिया, ज़्यादा डाल नहीं सकते, वो तो उतना ही है ना बेटा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया रे? 10 हुआ कि नहीं हुआ? तो बता पॉजिटिव चार्ज कितना रह गया बेटा प्रोटॉन पे? टोटल प्लस 11 ई है और इस पे नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? माइनस 10 ई। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? जोड़ दे, प्लस 1 ई। हो गया कि नहीं? देख तो बताओ इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब आज के बाद याद रखेंगे कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उस बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? ऐसा क्यों रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकालते यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहाँ बच जा रहा है जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। क्या ये क्लियर है? एक नंबर बात समझ में आ रही है? अगली बात, अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल देता बेटा, ऐड कर देता एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता बताना जरा। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी तो 11 ही रहता बाबू, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता? 12। तो प्रोटॉन पे चार्ज टोटल कितना हो जाता रे? प्लस 11 ही। और इस पे चार्ज कितना हो जाता बेटा? टोटल कितना हो जाता? माइनस 1 ई। तो बता नेगेटिव चार्ज आया कि पॉजिटिव चार्ज आया? नेगेटिव। इसका मतलब जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो कैसा चार्ज आएगा? एकदम याद रखना है, ध्यान से सुनना। जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअली एकदम रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है, रटना बाद में। एकदम मस्त दिखाई दे रहा है, आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे ताकि आप फटाक से देखिए आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाए। लैंग्वेज में लिख ले पहले आप। नेक्स्ट पॉइंट में, generally body is charged by transfer of electron. 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 पैराग्राफ चेंज करके लिख लो बेटा। If electrons are added to a body, if electrons are added to a body, it becomes, if electrons are added to a body, it becomes negatively charged. It becomes negatively charged. It becomes negatively charged. Full stop. आगे लिख लो बेटा। If electrons are removed from the body, if electrons are removed from the body, if electrons are removed from the body,
If electrons are removed from the body, it becomes positively charged. क्लियर है? याद रहेगा ना बाबू? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और निकालने पे आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिखाई दे रहा है सब ना? फटाक से इसको बना लीजिए। चलो आगे देखो। हो गया अंकु? देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, जनरली ऐसे करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पर ऐसा नहीं है कि चार्ज करने का एक ही तरीका है ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ये एक तरीका है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखना, थोड़ा मेरे को बताना यार, जब बॉडी को हम चार्ज करेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी के मास में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? चार्ज करने का क्या तरीका है? जनरली इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या निकालना। ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होता है ना, तो मास ऐड हुआ कि नहीं बॉडी में। निकालोगे तो मास कम होगा कि नहीं होगा? तो मास थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत प्रिसाइजली बहुत कम चेंज होता है, पर थोड़ा बहुत चेंज होता है। कब? जब बॉडी को कैसे चार्ज करा जाए बेटा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा? तो ये पॉइंट अपन लिखेंगे, रुक जाओ सुन लेना अभी। क्या लिखेंगे बेटा? इफ बॉडी इज चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन मास ऑफ द बॉडी चेंजेज। अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ऐड हुआ होगा, मतलब मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज करोगे उसको, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो उसका मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऐसा अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। एक बार अच्छे से पढ़ो, और जिस पॉइंट में दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करो। अगर दिक्कत नहीं हो, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तभी कमेंट करो ताकि मेरे को पता चले और इसी अकॉर्डिंग हम एक्ट कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।